हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं एमएससी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जैसे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हाल ही में आने वाला है, आपका लगभग जनवरी में हो ही जाएगा। यदि आप क्या बोलते हैं सरगुजा यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी से, तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं उसको एक बार आप देख लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत आसानी हो सके। यदि उन सबको आप पढ़ लेते हैं तो फिर आपका एग्ज़ाम तो एकदम बेसिक हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनिक का, इसके बाद इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक, फिर फिजिकल केमिस्ट्री एंड देयर थ्योरी एंड एप्लीकेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ठीक, लैब कोर्स और लैब सेकेंड आपका तो प्रैक्टिकल होता है, तो इसको तो आप प्रैक्टिकल करेंगे। बाकी थ्योरी मटेरियल जो होता है आपका ये होता है। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट में कि कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक, तो सबसे पहले देखें सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी का। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। यदि आपको दिया जाता है सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी, तो उसमें आपका ज़्यादातर पॉइंट ग्रुप पूछे जाते हैं। आपके क्या पूछे जाते हैं? पॉइंट ग्रुप। हमेशा 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में पॉइंट ग्रुप, या जैसे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा? 1। और इसके बाद आपको दे दिया जाएगा, कोई सा भी एग्जाम्पल दिया जाएगा, आपका BF3 दे दिया जाएगा, PCl3 दिया जाएगा। तो इसमें से आपको पॉइंट ग्रुप फाइंड आउट करना होता है, वो होता है आपका। यदि हम देखें तो पॉइंट ग्रुप फर्स्ट बात। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो उसमें आपका एक आता है आपका कैरेक्टर टेबल फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, ये रहता है आपका कैरेक्टर टेबल फाइंड आउट, C2V C2H। यदि इनका कैरेक्टर टेबल आप इन तीनों को याद कर लेते हैं तो किसी न किसी का आपका कैरेक्टर टेबल पूछा ही जाता है, उसको आप अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक, इसके बाद यदि कोई पूछा जाता है तो आपका देखिए थर्ड क्वेश्चन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या हो सकता है आपका? रिड्यूसिबल एंड इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद आप मैट्रिक्स को पता ही होता है, मैट्रिक्स क्या होता है वो भी आपका पूछा जाता है। मैट्रिक्स इरिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल जो रिप्रेजेंटेशन होता है आपका मेन इंपॉर्टेंट होता है, आपको पूछा ही जाने वाला सवाल होता है। ठीक ना, तो ज़्यादातर यही इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। इसके बाद आपका स्नूकन फ्लेंस सिंबल आता है जो आपका। इसके बाद पॉइंट ग्रुप तो आपको बता ही चुका हूँ कि कैसे निकालते, मतलब वो पूछा ही जाने वाला सवाल होता है पॉइंट ग्रुप। ठीक, इसके बाद आपका कैरेक्टर टेबल, ये सबको आप अगर कर लेते हैं तो फिर आपको क्वेश्चन पूरा आसान हो जाता है किसका? फर्स्ट यूनिट का। और एक और क्वेश्चन होता है ग्रेड ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, GOT। ये आपका पूछा ही जाता है, विदाउट प्रूफ बोल रहा है तो विदाउट प्रूफ, तो इसको आपको ना अच्छे से याद कर लेना चाहिए GOT की क्या होता है। ठीक, इसके बाद हम सेकेंड यूनिट की बात करें हम, यदि हम सेकेंड यूनिट की बात करें तो यहाँ पर आपका जैसे हो गया आपका वर्नर्स थ्योरी, क्रियोवैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल थ्योरी, इसका आपको बेसिक थीम पता होना चाहिए। ये सब आपको पूछा नहीं जाता है उतना। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो उतना ज़्यादा नहीं मैं उसको बोलता हूँ। तो इसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं फैक्टर अफेक्टिंग CFC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी स्प्लिटिंग डायग्राम इन कॉम्प्लेक्स। मतलब यहाँ पर से फैक्टर अफेक्टिंग किसका? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का। ठीक, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में आपका पूछा जा सकता है आपका स्प्लिटिंग डायग्राम कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल स्क्वायर पिलर कॉम्प्लेक्स। ठीक, इसके बाद जॉन टोलर टिलर डिस्टोर्शन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होता है आपका एक सीरीज होता है, इस पर मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल की तरह ही। ठीक, तो ये इसको भी आप देख लीजिएगा, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तीसरा होता है आपका कॉन्सेक्यू ऑफ CFC थर्मोडायनेमिक स्ट्रक्चर इफेक्ट। ठीक, साइड सिलेक्शन इन स्पाइनल्स को देख लीजिएगा, ये क्या बोलते हैं आपका ऑपोजिट का रिवर्स स्पाइनल क्या होता है वो आपको पूछा ही जाने वाला सवाल होता है। ठीक ना, इसके बाद आप थर्ड क्वेश्चन में देखा जाए तो आपका मेटल लिगेंड ओवरलैप लिगेंड फील्ड, ये नेफ्रोजेटिक सीरीज जो होता है आपका पूछा ही जाता है 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन पे। यदि हम बात करें हम स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब थर्ड यूनिट की बात करें तो इसमें आपको ग्राउंड स्टेट निकालना आना चाहिए, ग्राउंड स्टेट। इसके बाद आपका D4 हो गया, आपका D5 हो गया, इसका टेनार्बस डायग्राम भी आपको आना चाहिए। इसके बाद चार्ज ट्रांसफर ये भी आपका ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल का इंपॉर्टेंट होता है। 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। इसके बाद हम फोर्थ यूनिट की बात करें हम,
4th यूनिट की बात करें तो यहाँ पर आपको पूछा जाता है क्या, क्यूरी लॉ, वेरिएशन एंड मैग्नेटिक मोमेंटम, टेम्परेचर, स्पिन क्रॉसओवर, आपके बड़े क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक, इसके बाद हम 5 यूनिट की बात करें, 5 यूनिट की बात करें हम, तो इसमें आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है आपका स्टेप वाइज ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, ये आपको आना चाहिए कि स्टेप वाइज का होता है ओवरऑल, इसको तोड़ के भी दे सकता है। ठीक, ट्रेंड्स ऑफ स्टेप वाइज कांस्टेंट ये भी आता है, ये आपका लंबा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से लेकर लिगेंड तक। ठीक, इसको देख लीजिएगा। किलेट इफेक्ट भी बन सकता है ओरिजिन तक, ये आपका 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और ये जो होता है आपका यहाँ से यहाँ तक पीएच मैट्रिक, या तो पीएच का देगा, पीएच मैट्रिक का, या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक का देगा, तो दोनों में से किसी एक को देख सकता है 4 नंबर में, तो इसको याद कर ही लीजिएगा। ठीक, इसके बाद हम रही बात देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका बहुत ही ईजी होता है। आपका एरोमेटिसिटी में क्या पूछा जाएगा, आपका एंटी एरोमेटिसिटी जो होता है और होमो एरोमेटिसिटी, इसको 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। एंटी नहीं, होमो एरोमेटिसिटी। ठीक, यदि पूछा जाएगा तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जैसे आपको दे दिया जाएगा ऐसा एग्जांपल कि आपका एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, तो तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन दे सकता है आपको। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, 1-2 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। ठीक, अल्टरनेट बेसिक होता है, आपको जानना जरूरी है तो जान लीजिएगा, छोटा सा सिलेबस है। ठीक, यदि रही बात सेकेंड यूनिट की, तो इसमें आपका SN1 अभिक्रिया, SN2, SNI, ये सब आपको आना चाहिए कि SN में बैक डोनेशन, मतलब आपका जैसे खाली स्थान में पूछ दिया जाए कि बैक डोनेशन किस में होता है, बैक बॉन्डिंग किस में होता है, तो SN2 में होता है। SN1 में सामने से अटैक करता है। ठीक, उसी प्रकार SNI क्या है, SNI को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत बेसिक होता है और पूछा ही जाता है। ठीक ना, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपका फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट एंड अल्ट्रासाउंड। ठीक, एम्बीवैलेंट लिगेंड 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। कंपटीशन और SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म में आपका नहीं पूछा जाता है उतना ज़्यादा, क्योंकि कंपटीशन कराना होता है कि SN1 में किस प्रकार का डोनेशन होता है, सामने से होता है, और SN2 में क्या होता है, बैक बॉन्डिंग होता है, बैक बॉन्डिंग। ठीक, क्या बोलते हैं, किस में 2 स्टेप होता है, किस में फर्स्ट स्टेप होता है, ये सब आप कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम 3rd यूनिट की बात करें हम, तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट में आपको कुछ नहीं पूछा जाता है, आपका सिर्फ आपका एक क्लासिकल वर्सेस नॉन क्लासिकल कार्बोनियन आयन इज प्रेजेंट इन स्टेटस, इसको आप देख लीजिएगा। एंटीमेरिक असिस्टेंट या NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट आपका एक ही होता है पाई या सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, लेकिन इसको आप देख लीजिएगा, लंबा क्वेश्चन बनता है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर 4th यूनिट की बात करें हम, तो 4th यूनिट में कुछ नहीं होता है, आपका पूछा जाएगा हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। ठीक, फर्स्ट कार्बोकेटाइन जनरेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, एम्बीवैलेंट आयंस क्या होता है। ठीक, इसके बाद आपका कार्बीन हो गया, मैकेनिज्म ऑफ कार्बीन का बन जाता है आपका, RSN1 का हो जाता है। नाइट्रीन हो गया, जनरेशन, स्ट्रक्चर, कार्बन और नाइट्रीन को देख लीजिएगा। ठीक ना, केज इफेक्ट है तो आपका नहीं पूछा जाता है, लेकिन और क्या हो सकता है आपका एसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक सिस्टम क्या होते हैं उसको देख लीजिएगा। तो ये आपका 4th यूनिट कंप्लीट हो जाता है। जैसे कार्बोकेटाइन में क्लासिकल और नॉन क्लासिकल 4 नंबर के क्वेश्चन में हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, रही बात 5th यूनिट की, 5th यूनिट में कायरल ऑक्सिलरी, ठीक, कायरल कैटलिस्ट एंड रिएजेंट। ठीक, इसके बाद इनांसियोमर, कायरल, पूरे आपका 5 क्वेश्चन ही बनता है इसमें, तो आप इसको अच्छे से 4 क्वेश्चन बनता है तो अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें हम, तो फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है आपका, उसमें भी कुछ नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर आपको बेसिक ही पूछे जाते हैं, जैसे श्रोडिंगर इक्वेशन, पोस्टुलेट क्वांटम मैकेनिज्म, ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। ठीक, इसके बाद ये आपका जो होता है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलेशन, बेसिक रूल और डिफरेंशियल इंटीग्रेशन एप्लीकेशन, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक, इसके बाद हार्मोनिक ऑसिलेटर को देख लीजिएगा। रिजिड रोटेटर, ये जो होता है आपका इम्पोर्टेंट होता है, 3 नंबर के क्वेश्चन।
हाइड्रोजन एटम के लिए बोल रहा है। हाइड्रोजन एटम मतलब H2, हाइड्रोजन 2 एटम से मिलकर बना होता है H2। तो रेसिड्यू मतलब इन दोनों के बीच में खिंचाव टाइप से, ठीक। तो इसको आप देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट होता है। रही बात सेकेंड यूनिट की, तो सेकेंड यूनिट में क्या पूछा जाता है आपका, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक थ्योरम, ये आपका देख लीजिएगा, वन था मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक। इसके बाद आपका होता है केमिकल पोटेंशियल, गिब्स डुहेम इक्वेशन, इसको भी देख लीजिएगा। वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर, या तो टेम्परेचर के लिए दे दिया या प्रेशर के लिए दे, इसको आप अवश्य देख लीजिएगा, ठीक। डिटर्मिनेशन फुगासिटी क्या होती है, एक्टिविटी फुगासिटी होती क्या है, ठीक। इसके बाद यहाँ से वेरिएशन ऑफ फुगासिटी भी टेम्परेचर और प्रेशर दोनों में से एक पूछा जाता है, तो इसको देख लीजिएगा। इसके बाद हम थर्ड यूनिट की बात करें, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करने हैं तो इसमें होता है आपका डिवाई हकल ऑन सागर ट्रीटमेंट, इसको देख लीजिएगा। डिवाई हकल थ्योरी, एक्टिवेट कोफिशिएंट, लिमिटिंग लॉ, डिवाई हकल के बारे में ही देख लीजिएगा। इसके बाद होता है डिटर्मिनेशन एक्टिविटी कोफिशिएंट, आयनिक स्ट्रेंथ, इसको देख लीजिएगा, ठीक। इसके बाद होता है इलेक्ट्रोकैपिलरी, लिपमान इक्वेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपका। लिपमान इक्वेशन जो होता है शॉर्ट लंबा होता है, 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। इसके बाद हम फोर्थ यूनिट की बात करें हम, तो फोर्थ यूनिट में आपका क्या पूछा जाता है, स्टेरिक फैक्टर पूछा जाता है, ठीक। एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, काइनेटिक इफेक्ट, इसमें आपका काइनेटिक इफेक्ट जो बोल रहा है साल्ट इफेक्ट, ये आपका एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी लंबा क्वेश्चन बनता है, ठीक। इसको देख लीजिएगा। इसके बाद स्टडी एट काइनेटिक थर्मोडायनेमिक, ये हो गया। लेकिन और एक क्वेश्चन बनता है मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका, डायनेमिक चेन, हाइड्रोजन या ब्रोमीन का दे देगा या हाइड्रोजन क्लोरीन का दे देगा, मतलब HBr का दे सकता है या HCl का दे सकता है, जिसमें आपका इनिशिएशन स्टेप आता है आपका, और भी फोर्थ स्टेप आते हैं, फोर्थ स्टेप में कंप्लीट होता है, स्टेप बाय कंप्लीट होता है, ये आपका पूछा ही जाता है, इसको आप अवश्य पढ़ लीजिएगा यदि सिलेबस इस यूनिट का क्वेश्चन बनाना है तो। इसके बाद 5th यूनिट की बात करें हम, सरफेस केमिस्ट्री की बात करें हम, सरफेस केमिस्ट्री में आपका क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, कैटालिटिक एक्टिविटी एट सरफेस, ठीक। इसके बाद होता है यूनिमोलिकुलर एंड बायोमोलिकुलर सरफेस रिएक्शन, टेम्परेचर होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस रिएक्टेंट रेट्स, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक। ये आपका इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन होता है। तो ये रही आपकी सरफेस केमिस्ट्री की बात। यदि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में देख लें कि एप्लीकेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो फर्स्ट में यूनिफाइंग केमिस्ट्री में आपका क्या क्या पूछ सकता है, कुछ नहीं पूछता है आपका, 2 नंबर का क्वेश्चन दे देगा, इमिशन क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, डिस्पर्शन क्या है, पोलराइजेशन क्या है, स्कैटरिंग क्या है, ठीक। ये होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये बहुत सरल होता है। इमिशन इसको आप देख लीजिएगा, 5 पॉइंट को कोई ना कोई बन ही जाएगा, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक। दूसरा होता है आपका बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन, इसको देख लीजिएगा। रोटेशनल वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक। इसके बाद होता है सिलेक्शन रूल, ये होता है आपका सिलेक्शन रूल, को भी देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद आप देख सकते हैं माइक्रोवेव केमिस्ट्री में कौन से होता है, माइक्रोवेव में आपका नॉन रिजिड रोटेटर पूछ सकता है, ठीक। इसके बाद एप्लीकेशन डिटरमाइन बॉन्ड लेंथ, इसका किसका, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का, ठीक। इसके बाद होता है आपका इफेक्ट ऑफ आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन डायटोमिक, यहाँ तक। इसके बाद एक और लंबा क्वेश्चन बन सकता है आपका, डिटरमिनेशन रोटेशन एनर्जी ऑफ डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, किसी एक का पूछ देगा, या तो डायटोमिक का पूछेगा, डायटोमिक मतलब होता है आपका जैसे H2 हो गया आपका डाई एटम से मिलकर। पॉलीएटॉमिक की बात करें हम तो बहुत सारे एटम से मिलकर बने होते हैं पॉलीएटॉमिक, तो होता है आपका पॉलीएटॉमिक, तो उसको पूछ सकता है, ठीक। इसके बाद हम यूनिट 3 की बात करें हम, इंफ्रारेड की, तो ये आपका बहुत सरल होता है, इसमें पूछा जाता है मोड ऑफ वाइब्रेशन इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में मोड वाइब्रेशन, जिसमें आपका स्कैटरिंग आता है, सीजरिंग आता है, रोटेशनल आता है, वाइब्रेशनल आता है, ठीक। और क्या क्या आता है उसमें तो याद नहीं आ रहा,
लेकिन ये बहुत सरल होता है, इसको देख लीजिएगा। एनहार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक। डायटोमिक वाइब्रेटिंग रोटेटर, इसको देख लीजिएगा। बाकी तो आपका इजी ही है। इसके बाद फोर्थ यूनिट की बात करें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो इसमें आपका आता है क्लासिकल क्वांटम थ्योरी रमन इफेक्ट। इसमें आता है आपका प्योर रोटेशनल वाइब्रेशन एंड वाइब्रेशनल रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा सेलेक्शन रूल के साथ, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक। इसके बाद आपका होता है कोहेरम एंटी स्टोक रमन स्पेक्ट्री कार्स, ये आप मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, देख लीजिएगा, ठीक। इसके बाद आपका N2SO2 N3F3 का स्ट्रक्चर जो होता है फाइंड आउट करने के लिए होता है, उसको देख लीजिएगा। एप्लीकेशन भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का देख लीजिएगा, तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो इसमें आपका होता है आपका पूछे जाने वाले सवाल कौन कौन से हो सकते हैं इसके, आपका प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ एगर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक दैट केमिकल कैरेक्टराइजेशन, आपको इतना तक नहीं देगा, यहाँ तक दे सकता है, ठीक। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपका थ्योरी इंस्ट्रूमेंटेशन एप्लीकेशन है टर्बिडिमेट्री, इसमें आपका या तो टर्बिडिटी पूछ सकता है या नेफ्लोमेट्री पूछ सकता है या फ्लोरोमेट्री पूछ सकता है, अलग अलग होता है। और इसका लास्ट क्वेश्चन बनता है आपका फ्लोरोसेंस क्या है, फास्फोरेसेंस क्या है। तो ये आपके 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, 3 नंबर के। फ्लोरोसेंस क्या है तो आपको पता होगा, जब इसको एनर्जी देते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, जिसके बाद पुनः एनर्जी इसका करीब यहाँ से ख़त्म होने लगती है, तो पुनः अपनी क्या कौन से वास्तविक पोजीशन में आने लगता है, इसको क्या बोलते हैं, ये तो आपका एक्साइटेड स्टेट होगा ना। एक्साइटेड स्टेट से एक्साइटेड फर्स्ट में आया, तो इसके बाद रिवर्स आता है, तो इसको आपको यहाँ पर कुछ एनर्जी इमिट करती है, वही होता है आपका फ्लोरोसेंस, ठीक। तो आप इसको भी देख लीजिएगा। तो आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एमएससी में। तो इस हिसाब से आप तैयारी कर लीजिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन पेपर अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।